जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, पिछले लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 समाप्त किया और वहीं से वो चैप्टर समाप्त होता है। आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो भी न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे टॉपर्स, 90% से अबव क्वेश्चंस क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साथियों 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और आज की इस क्लास से साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी आपको। साथ ही साथ आप सभी लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए और इस पूरी क्लास में एकाग्रता बनाए रहे तो आपके कई प्रकार के प्रश्न आपको हल करने का तरीका पता चलेगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, अपने आप को एकाग्र रखिए। ओके, तो जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर थर्ड इंट्रोडक्शन में आज कराने वाला हूं आपको। चैप्टर थर्ड न्यू एनसीईआरटी की क्लास 10 को लेकर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। साथियों इससे पहले आपने जो क्लास 9th था उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ये है क्या? तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स हिंदी में से बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों चर। क्या बोलते हैं? चर। और चर मीन्स मेरे प्यारे साथियों जो बदल सके, जिसका मान बदला जा सकता है। मीन्स जितने भी अल्फाबेट होते हैं साथियों, मतलब कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। आपने अपने वेरिएबल्स के सवाल में, आप वेरिएबल्स के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि x के प्लेस पे हम y को पुट कर सकते हैं, लेट मान सकते हैं। x के स्थान पे हम a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, मतलब ए टू जेड अल्फाबेट का कोई लेटर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि कहा जहां पर 2 लिखा हो वहां पर हमने कभी 3 का उपयोग किया? जी नहीं। तो वेरिएबल ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जिनका मान परिवर्तित हो सके। आज इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं जो हम चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.1 को लगाएंगे, वहां पे आता संगत असंगत। तो संगत को मेरे प्यारे से कॉन्स्टेंट बोलते हैं और असंगत को इनकॉन्स्टेंट बोलते हैं। साथ साथ प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, उसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोलते हैं। संपाती को कॉन्स्टेंट बोलते हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं बोलते हैं। एक होता समांतर, उसे पैरेलल बोलते हैं। तो कब बोलेंगे, कब कौन सा पैरेलल होगा, कब क्या होगा, आज इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। मैं एक चार्ट देने जा रहा हूं, उस चार्ट को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले बात, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी हिंदी हुई रैखिक, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसका सबसे बड़ी पावर एक हो। ध्यान से सुनिएगा, से लिखा है 2x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये साथियों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर साथियों पावर 2 लगी है। तो जब सबसे बड़ी पावर 1 होगी किसी भी समीकरण का, उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, बट ये दो चर में नहीं है। ये क्या है? 2 वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x आया है। अगर यहाँ पर 2x प्लस 6y इक्वल टू 0 मान लीजिए ये है, तो ये कहाँ गया? 2 वेरिएबल भी हो गया और लीनियर इक्वेशन भी हो गया। क्यों? यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो 2 वेरिएबल हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर एक है, मतलब कुछ भी पावर नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया।
क्लियर? सारी चीजें समझते रहिए मेरे प्यारे साथियों। मतलब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरी बात है टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, एम एन हो सकता है, टी यू हो सकता है, यू वी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए से जेड के बीच में कोई लेटर्स हो सकते हैं, वो आपके वेरिएबल ही कहलाएंगे। अब दोनों अलग अलग है तो टू वेरिएबल कहलाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं वेरिएबल्स वाले सवाल। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल आपको समझ में आया। क्वाड्रेटिक भी समझ में आया कि इसमें सबसे बड़ी पावर दो, क्वाड्रेटिक कहेंगे। लेकिन हमारा चैप्टर लीनियर का है तो सबसे बड़ी पावर एक होनी चाहिए। क्योंकि टू वेरिएबल का है तो दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो टिक कर दो भाई। अब आगे देखिए, अब आगे मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। जो मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, पहले कुछ समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर A1 अपान A2 ये सब कहां से आएगा, तो पढ़ाने का अपना अपना तरीका। बहुत लोग पहले सवाल करवा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं। मैं पहले तरीका बता दूं, उसके बाद सवाल ऑटोमेटिक आप लगा ले जाएंगे। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बराबर नहीं है। मतलब कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? तो प्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं? तो प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों, याद रखें, इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। ओके, इतना समझ में आया? अगर साथियों A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2, तो इसे बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे साथियों? संपाती। और संपाती को बोलते हैं साथियों, संपाती को बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट होता है क्या साथियों? कोइंसिडेंट होता है। ओके, चलिए कोइंसिडेंट हो गया। और अगर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बट बराबर नहीं है C1 अपान C2, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। और समांतर को आप सभी को क्या बोलते हैं? समांतर क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। इतना समझ में आया? तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 किसके बराबर होगा? प्रतिच्छेद उसे बोलेंगे। प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। प्रतिच्छेद रेखाओं का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्ट लाइंस। ओके, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होगा, संपाती होगा, इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट बोलते हैं। और रेखाएं लगा देंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा। ओके, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं, इन्होंने पैरेलल लाइन। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब बड़े टके की बात है, वो समझ लो। अगर मेरे प्यारे साथियों कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है, ध्यान से दीजिएगा, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है तो वो संगत होगा। इस बात को याद कर लीजिए। और अगर कोई रेखा साथियों समांतर है तो वो असंगत होगा। पहले ये चीज समझ लो। क्या समझा आपने? कि अगर कोई लाइन, यदि कोई दो लाइन, यदि कोई दो रैखिक समीकरण क्या है, प्रतिच्छेद है या संपाती है, तो कैसा होगा? संगत होगा। ओके, अगर समांतर है तो असंगत होगा। ओके, इसकी इंग्लिश लेना चाहोगे? चलिए लिख लीजिए कि संगत का लिखेगा, इसे बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। ओके, इसे बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके, अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि अगर A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, तो उसे प्रतिच्छेद कहेंगे। प्रतिच्छेद को इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोलते हैं। अगर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो ये संपाती होगा। संपाती मतलब कोइंसिडेंट होगा, मतलब कि संगत होगा, मतलब कि कॉन्सिस्टेंट होगा। ओके, चलिए A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2, इसे समांतर बोलेंगे, इसे पैरेलल बोलेंगे, असंगत बोलेंगे और इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अब एक चीज और समझाता हूं, तब आपको और जल्दी समझ में आएगा। अगर प्रतिच्छेद है मेरे प्यारे साथियों
तो केवल एक हल होगा। कितना? केवल एक हल। इसी को बोलते हैं साथियों अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक। क्या बोलेंगे? यूनिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। ओके। अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद करती है दो रेखाएं आपस में, तो साथियों उसे केवल एक हल होंगे, उसी को अद्वितीय हल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई रेखा समपाती है, समपाती है तो अनेक हल होंगे। कैसा होगा? अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब मेनी सॉल्यूशन। जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए एक्सरसाइज 3.1 में गर्दा उड़ा डालोगे, बहुत ही अच्छे से कर डालोगे। जो भी 3.1 से क्वेश्चन आएगा आप कर डालोगे। ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बताया? अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कब होंगी? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद होगा तो केवल एक हल होगा, और प्रतिच्छेद है तो संगत भी है। प्रतिच्छेद है तो संगत भी है, और प्रतिच्छेद है तो केवल एक हल है। दूसरी बात, अगर कोई रेखा, कोई दो रेखाओं का हल a1/b2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा होगी तो अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब मेनी सॉल्यूशन, और इन दोनों के साथ संगत बनता है। इतना समझ में आया? समझ में आया? संगत या संगत पूछता है। कोंसिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट भी पूछ लेता है। तो अगर प्रतिच्छेद पूछेगा तो हम यहीं पर सवाल को टिक लगा देंगे। यह सवाल कभी कभी पूछता है इसके कितने हल हो सकते हैं। यह पूछा सकता है कि अगर कोई दो रेखाओं का हल प्रतिच्छेद है, क्या है? प्रतिच्छेद है, उसके कितने हल हो सकते हैं? केवल एक हल या अद्वितीय हल। सवाल पलट के पूछा गया कि अगर कोई दो रेखाएं ऐसी हैं जिनका मान संगत है, संगत है तो कितने हल हो सकते हैं? तो दो ऑप्शन में हो सकता है, केवल एक हल भी हो सकता है या अनेक हल हो सकते हैं। तो वहां पे ऑप्शन पे ही आप समझ पाएंगे। मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा आप जरूर समझ जाएंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझ लो, काम की चीजें हैं। ओके। अगर a1/a2 बराबर नहीं, बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समांतर होगा, पैरेलल होगा, असंगत होगा, और असंगत है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ओके। कोई हल नहीं तो क्या बोलेंगे? नॉट एनी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इन प्रश्नों को हल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल आपके पास है 2x - 3y = 9। इसे हम समीकरण एक मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एक है हमारे 4x - 6y = 18, इसे हम समीकरण दो मानते हैं। एग्जाम में आ गया, सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में आ गया ये, और हमें ये बताना है कि जो ये दो रेखा युग्म है, जो दो रैखिक समीकरण युग्म है, ये दोनों, इस रैखिक समीकरण युग्म में कितने हल होंगे? संगत है कि असंगत है? प्रतिच्छेद है, संपाती है या समांतर है? कैसे हल करते हैं? ध्यान दीजिएगा। हल करने के लिए हल लिखेंगे, और पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकलेगा, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकलेगा। तो a1 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों? 2 है। ध्यान दीजिएगा। b1 का मान कितना है? 3 है। माइनस करें, साइन जरूरी है, जो साइन होगा वही साइन लेंगे। और c2 का मान कितना है? 9। यहां देखिएगा, a2 का मान कितना है? 4, b2 का मान कितना है? -6, और c2 का मान कितना है? 18। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों? कंप्लीट फार्मूला आपके पास यही होना चाहिए कि a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। अब A1/A2 का मान कितना है पहले से तो 2, और यहाँ A2 का मान 4, इसका मान -3, इसका मान -6, इसका मान 9, इसका मान 18। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, सॉरी 2 लिखना चाहिए। तो हम तीनों में क्या पाते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आपको क्या दिखा, तीनों के तीनों मान बराबर है आपस में के नहीं बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यहां पर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म, क्या यह रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए तीनों बराबर है कहाँ, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, क्या है संपाती है, इसलिए क्या है संपाती है, इसलिए संगत है, संगत है, और संगत है संपाती है इसलिए अनेक हल है। संपाती किस लिए है, क्योंकि ये तीनों बराबर है, और संपाती होने के कारण संगत है, और संपाती के कारण ही अनेक हल है। इस बात को याद रखिएगा, संगत के कारण संपाती नहीं है, संपाती के कारण संगत है, और संपाती के कारण इसके अनेक हल होंगे। इतना समझ में है। ये पूछा जा सकता है कि इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। यह समीकरण संगत है या संगत है, संगत है। यह समीकरण प्रतिच्छेद है, संपाती है, समांतर है, तो प्रतिच्छेद है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ये आपके डायरी पे या आपकी कॉपी पे या आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसके माध्यम से हम लोग साथियों एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा कि रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे, कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब रैखिक समीकरण युग्म जो है प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कब, जब संपाती होगा। केवल एक हल कब होगा, जब प्रतिच्छेद होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब समांतर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आया है। एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं आपको कि सर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद होगा, केवल एक हल होगा, और प्रतिच्छेद होने के साथ साथ संगत भी होगा। ओके, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है C1/C2, तो संपाती होगा। संपाती है तो अनेक हल है, संपाती होने के साथ संगत भी होता है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समांतर होगा। समांतर होने के साथ साथ क्या होगा, असंगत होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे पे तो समांतर है तो कोई हल नहीं है, संपाती है तो अनेक हल होगा, और प्रतिच्छेद है तो अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। अब जो मैंने अभी तक जितना भी आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, क्लियर करूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देखिएगा। मेरी गारंटी है जिस तरीके से मैंने बताया है वो समझ में आ जाएगा। आज नहीं आया है कोई बात नहीं, इसे राइट डाउन कर लो, एक बार प्रैक्टिस करिए। ये चीज आपको याद होना चाहिए। जब मैं एक्सरसाइज 3.1 हल कराऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए। BSc कसम चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।